एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी हनी ड्यू की पोएम द लास्ट बारगेन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बारगेन का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ इंट्रोडक्शन में जैसे लिखा हुआ है, अ बारगेन इज़ एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। तो बारगेन को बोलते हैं हिंदी में समझौता या फिर मोल भाव बोलते हैं। तो बारगेन एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसमें सामने वाला और जो दोनों पर्सन होते हैं, पहला फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, आपस में प्रॉमिस करते हैं कि जो कार्य मैं तुमको करने को कहूँगा वो तुम करोगे। हाँ, टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। तो यहाँ पे इस स्टोरी में बात की गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम एंड द मीनिंग ऑफ बारगेन ही हैज़ टोल्ड लाइक एग्रीमेंट एंड द पोइट रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम। सो इट इज़ अ वेरी नाइस पोएम ऑफ बाई रविन्द्रनाथ टैगोर। और यहाँ पे उन्होंने बात की है कि समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क waiting to be hired, he strike a bargain but thinks it worthless. He tries twice and again but doesn't like either. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. What is the bargain and why it is the best? तो यहाँ पे इस पोएम में बात की गई है जहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो खुद को हायर करने की बात कर रहा होता है। वो बार्गेन देखता है कि लोग कैसे उसका मोल भाव करते हैं। सबसे पहले एक किंग आता है, फिर एक ओल्ड मैन आता है, फिर एक लेडी आती है और लास्ट में एक चाइल्ड आता है। तो जहाँ पे उसको फ्री महसूस होता है, जहाँ पे उसको ये लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए यहाँ पे वर्क करना अच्छा है, यहाँ पे मुझे फ्रीडम मिलेगी, तो वो वहाँ पे कैसे कार्य करता है और क्यों वो उसको बेस्ट लगता है। तो इस पोएम में हम यही देखने जा रहे हैं। सो कंटिन्यू विद द पोएम। Come and hire me, I cried, while the morning I was walking on the stone paved road. तो जो आदमी होता है वो कह रहा है कि आओ और मुझे काम पर रखो। और वो मॉर्निंग का टाइम रहता है, सुबह की मॉर्निंग में वो बोल रहा होता है आओ मुझे काम पर रखो। और उस टाइम वो स्टोन पेव्ड रोड मीन्स पत्थर की सड़क पे चल रहा होता है। Sword in hand, the king came in the chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. अब एक राजा उसको अपनी चैरोट मीन्स अपनी रथ के साथ आते हुए दिखता है। चैरोट मीन्स होता है रथ, रथ से आते हुए दिखता है। और उसके हाथ में क्या रहती है? राजा के हाथ में स्वॉर्ड इन हैंड मीन्स एक तलवार रहती है। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, वो मेरा हाथ पकड़ता है और मुझसे कहता है आई विल हायर यू विथ माई पावर। मीन्स मैं तुम्हें काम पे रखूँगा, मैं तुम्हें हायर करूँगा। किससे? अपनी पावर से, जो मेरी शक्ति है उससे। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे लिट हिज चैरियट। तो लेकिन जो उसकी जो पावर होती है, वो जो आदमी होता है उसके लिए काउंटेड फॉर नॉट मीन्स नथिंग होती है। नॉट मीन्स होता है नथिंग। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो उसको मना कर देता है। और जो राजा होता है अपनी चैरियट, अपनी रथ से वापस चला जाता है। इन द हीट ऑफ मिड डे द हाउस स्टूड विद द शट डोर्स। और वो जो टाइम रहता है वो एकदम गर्मियों का टाइम रहता है, और जो भी मिड डे चल रहा होता है और जितने भी घर रहते हैं उनके दरवाजे जो होते हैं बंद, एकदम बंद हुए रहते हैं। तो इन दिस पैराग्राफ द पोएट इज सेइंग अबाउट द बार्गेन एंड a king wanted to hire him with his power, but the speaker was not ready because his power wouldn't go in vain. His power was worthless for him. The power of king counted for not for the person. So अब देखते हैं सेकेंड लाइन में, सेकेंड स्टैंजा में क्या है। I wandered along the crooked lane, an old man केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड। अब वो वंडर्ड कर रहा होता है, घूम रहा होता है। कहाँ पे? क्रूग लेन मीन्स टेढ़ी मेढ़ी जो गलियाँ होती हैं, वो वहाँ पे काम की तलाश में घूम रहा होता है। एन ओल्ड मैन केम विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड। अब उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जिसके पास सोने से भरा हुआ थैला होता है। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, आई विल हायर यू विथ माई मनी। अब वो
बहुत ही ज़्यादा सोचते हुए कहता है और कंसीडर बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कंसीडर करूँगा, मैं सोचूंगा और मैं तुम्हें हायर करूँगा अपनी मनी से। जो उसके पास सोना रहता है वो दिखाते हुए कहता है कि मैं तुमको अपनी मनी से हायर करूँगा। एंड ही वेट हिज कॉइन वन बाय वन बट आई टर्न अवे। अब वो क्या करता है नेक्स्ट, वो अपनी जो कॉइन्स रहती हैं उसके पास उसको वन बाय वन वो काउंट करने लगता है, लेकिन जो मैन रहता है वो वहाँ से वापस चला जाता है, लौट जाता है। ही टर्न अवे। क्यों चला जाता है, लेट्स सी। इट वाज द वो चला जाता है क्योंकि अब उसका जो मनी होता है वो ऑथर के लिए, वो जो पर्सन रहता है उसके लिए एकदम वर्थलेस होता है। सो इन द सेकेंड स्टैंजा व्हेन एन ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, द स्पीकर टर्न डाउन द ऑफर बिकॉज इट कुड नॉट मेक हिम अ फ्री मैन। क्योंकि वो उसको जो अपने पैसे से ख़रीद के काम पे रखेगा, उसकी वजह से जो ऑथर ने जिसको डिनोट करके पोएम लिखी है वो पर्सन को फ्री मैन नहीं बनाएगा, उसको फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हैज वॉज ऑल ऑफ लोअर, द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विथ अ स्माइल। अब इवनिंग का टाइम रहता है, एक तो ये शाम हो चली रहती है और जो गार्डन होती हैं उसकी जो दीवारें हैं जाली से बनी होती हैं। गार्डन की दीवारें जैसे जाली से नहीं कवर कर देते हैं गार्डन्स को। एक औरत आती है, एक फेयर बहुत ही सुंदर औरत आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें हायर करूँगी, किससे? अपनी मुस्कान से, अपनी स्माइल से। बट her smile paled and melted into tears and she went back alone into the dark. लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी जो स्माइल होती है वो एकदम धुंधली सी पड़ जाती है, पीलापन सा आ जाता है उसकी शक्ल पे और वो मतलब रोते हुए उसका जो फेस होता है एकदम रोने जैसा हो जाता है और वो रोते रोते ही घर के अंदर वापस चली जाती है। कहाँ पे? एक बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस में, मीन्स बहुत ही ज़्यादा अंधेरी जगह में वो रोते रोते वापस चली जाती है। तो इस स्टैंजा में पोइट इज बेसिकली सेइंग दैट कि आफ्टर दैट अ फेयर मेड वांटेड टू हायर द स्पीकर विथ अ स्माइल but he did not agree because there was a sorrow behind her beauty। कि उसकी जो ब्यूटी थी, उसकी जो फेयरनेस थी, उसके जस्ट पीछे उसका सॉरो, उसका दुख छुपा हुआ था। तो वहाँ पे भी जो स्पीकर है वो अपने आप को फ्री नहीं फील कर पाता, इसलिए वो वहाँ भी नहीं जाता है। अब क्या होता है नेक्स्ट, द सन glistened on the sand and the sea waves broke waywardly, a child said playing with shells। अब जो सन होता है वो ग्लिस्टेंस मीन्स शाइन कर रहा होता है किस पे? सैंड पे। एंड द सी वेव्स ब्रोक वे यार्डली, और जो सी की जो वेव्स होती हैं वो ये यार्डली मीन्स इधर उधर मतलब वेव्स कर रही होती हैं। अ चाइल्ड सेड प्लेइंग विद शेल। अब जो एक चाइल्ड है, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ये जो चाइल्ड है ये किससे खेल रहा है? शेल मीन्स जो समुद्र के किनारे जो शंख मिलते हैं, शंख टाइप के होते हैं ना, वो उसको मिला रहता है और वो उससे खेल रहा होता है। सो द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद द शेल, ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड आई हायर यू विथ नथिंग। और वो अपने सर को, जैसे ये आदमी जो पोइट हैं वो उसके पास जाते हैं, जो स्पीकर है उसके पास जाते हैं, तो वो अपने सर को उठाता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैं आपको हायर करता हूँ, मैं आपको काम पे रखूँगा और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मीन्स मैं नथिंग, मीन्स आपको किसी भी चीज़ पे नहीं हायर करूँगा, मैं कुछ भी नहीं आपको दे सकता हूँ। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। और उसके बाद जो बार्गेन, जो समझौता उस बच्चे ने किया था, वो पोएट को, स्पीकर को एक फ्री मैन बनाता है। क्योंकि वो चाइल्ड जो होता है वो इतना मासूम होता है, उसके अंदर कोई भी छल कपट की भावना नहीं होती है और वो अपनी प्रॉफिट की वजह से नहीं उसको काम पे रखना चाहता है। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हैप्पीनेस, जस्ट बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्ले विद द मैन, वो बोलता है कि मैं तुमको काम पे रखूँगा और मेरे पास बार्गिन करने के लिए नथिंग है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और इस तरीके से जो स्पीकर होता है वो खुद को फ्री मैन फील करता है। तो इन द लास्ट पैराग्राफ व्हेन द स्पीकर met with a child who wanted to hire the speaker with nothing, the speaker felt very happy,
after talking to the child on the beach, it made the speaker a free man and he was agreed to be hired. तो लास्टली यही होता है जब वो हायर होने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो चाइल्ड की जो इनोसेंस है वो उसको फ्री मैन बनाती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब वो किंग आता है तो वो अपने पैसों से ख़रीदना चाहता है, किंग आता है वो अपने पावर से ख़रीदना चाहता है, बार्गेन करना चाहता है, व्यक्ति को काम कर पे रखना चाहता है। ओल्ड मैन आता है, वो क्या कहते हैं कि मैं तुमको अपने पैसों पे काम पे रखूँगा। उसके बाद जो ब्यूटीफुल लेडी आती है वो क्या कहती है कि मैं तुमको अपनी स्माइल मीन्स अपनी ब्यूटी से हायर करना चाहूँगी। उसके बाद जो बच्चा आता है वो इतना इनोसेंट होता है, बच्चे की जो मासूमियत होती है वहाँ पे जाके वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है स्पीकर कि उसको ये बार्गेन बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो खुद को फ्री पर्सन समझने लगता है। तो लास्ट में जो हमारी समरी होती है यही होती है कि उसको जो हैप्पीनेस मिलती है वो कहाँ मिलती है, बच्चे के इनोसेंस के साथ मिलती है, जो जिसके अंदर कोई भी प्रॉफिट वाली छल कपट वाली भावना नहीं होती है, वो उसका यूज़ नहीं करता है किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे उसको हैप्पीनेस मिलती है और फ्रीडम मिलती है। एंड दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड द पोएम। पोएम इज़ बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? कौन है स्पीकर इस पोएम में? आंसर होगा द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम। सेकेंड क्वेश्चन, द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्टेड, क्या सजेस्ट कर रहा है किंग का स्वॉर्ड, क्या सजेस्ट कर रहा है? वेल्थ पावर, मोर पावर देन वेल्थ, तो इसका आंसर होगा पावर। ठीक है, मोर पावर देन वेल्थ भी हो सकता है लेकिन करेक्ट होगा आंसर पावर। थर्ड, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर लॉट ऑफ मनी, वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर? तो जो ओल्ड मैन ने बहुत सारी मनी ऑफर करी थी स्पीकर को, लेकिन उसने उस ऑफर को क्यों ठुकरा दिया? उस मैन ने ऑफर को क्यों ठुकरा दिया? तो इसका आंसर होगा द स्पीकर टर्न डाउन द ऑफर बिकॉज इट कुड नॉट मेक हिम हैप्पी और इट कुड नॉट मेक हिम अ फ्री मैन, क्योंकि उसको फ्रीडम चाहिए थी, वो स्लेव नहीं बनना चाहता था। ठीक है, तो आंसर है द स्पीकर टर्न डाउन द ऑफर बिकॉज इट कुड नॉट मेक हिम हैप्पी नॉर अ फ्री मैन। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द पोएम लाइन दैट मैचेस द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर अनदर। तो ये जो कुछ लाइन्स दी हुई हैं इनसे मैच लाइन हमें पोएम में से ढूंढनी है। फर्स्ट लाइन क्या है? आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर। तो ये लाइन कौन सी लाइन से मैच करती है? यहाँ पे एक लाइन दी हुई है लास्ट में जब हम लोगों ने पढ़ा था कि आई हायर यू विथ नथिंग, जब चाइल्ड कहता है कि मैं तुमको हायर करता हूँ विथ नथिंग, तो यहाँ पे गुडविल भी है, उसकी अच्छाई भी है, और चीयर मीन्स बहुत ही खुशनुमा सा माहौल है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपनी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये लाइन किससे मैच कर रही है? आई हायर यू विथ नथिंग, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आई हायर यू विथ नथिंग। सेकेंड है, हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सॉरो इन डिस्गाइज। तो ये लाइन किससे मैच कर रही है? हर स्माइल्ड पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। आंसर क्या होगा? हर स्माइल्ड पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। अब ये हो गया हमारा सेकेंड का आंसर। थर्ड है, द किंग माइट वॉज नॉट वर्थ मच। द किंग माइट वॉज नॉट वर्थ मच, इसका आंसर क्या होगा? आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट स्टैंजा में देखिए, फिफ्थ लाइन जो है आपकी, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, ये होगा इसका आंसर। या फिर इसका आंसर आप ऐसे भी लग सकते हो, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नथिंग एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन बीच? तो इसका आंसर होगा द स्पीकर फेल्ट वेरी हैप्पी आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच, इट मेड द स्पीकर अ free man, and just because of that, just because he talked to the child, he could get satisfaction, joy and freedom. So this is how we have completed the chapter। फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है और हम लोगों ने पोएम कंप्लीट कर लिया है। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, गिव अ लाइक टू वीडियो, comment on my video, and if you are having any doubt you can ask me on comment section, and please subscribe my channel. Till then, be safe, take care, bye bye.